कृष्णा फ्रेंड्स, मेरा नाम उमा जिंदल है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेट पॉइंट पर। फ्रेंड्स, पेपर 2 कॉमर्स की जो यूनिट 5 है उसे मैं आज से स्टार्ट करवाने जा रही हूँ, जिसका नाम है व्यावसायिक सांख्यिकी तथा शोध विधि। तो जो इसका फर्स्ट टॉपिक है वो है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन, यानी कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो आज की क्लास में हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप कॉमर्स नेट पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरे वीडियोस के लिंक और पीडीएफ्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ वहाँ पर मैं डेली एमसीक्यूज़ की जो क्विज़ है वो भी प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाकर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन। तो सबसे पहले हम इसके थोड़ा बेसिक के बारे में समझेंगे कि जो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन होते हैं वो क्या होते हैं और इनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। ठीक है, तो देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन यानी कि जैसा कि इसके नाम से हमें क्लियर हो रहा है कि ये जो मापन होते हैं वो केंद्रीय प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि हमें ये किसी भी आंकड़ा, किसी भी डाटा के बारे में, उसके केंद्र के बारे में बताते हैं, उसकी केंद्रीय प्रवृत्ति के बारे में बताते हैं कि जो उसका केंद्र है वहाँ पर क्या है। ठीक है, तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें किसी भी आंकड़ा या किसी की भी डाटा के केंद्र के बारे में जानने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब हम किसी दो वस्तुओं के मध्य या किसी भी दो चीज़ों के मध्य हमें जब तुलना करनी होती है तब भी हमें केंद्रीय प्रवृत्ति की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ हमें अगर किसी कोई बड़ी आकार की जनसंख्या अगर हम उसे संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहते हैं तो भी हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, तो भी हमें उसकी केंद्रीय प्रवृत्ति की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। देखिए, मान लीजिए कोई एक गांव है, वहाँ पर एक किसान रहता है, वहाँ पर, उसका नाम है रामू। ठीक है, उसका नाम रामू है। साथ ही साथ वहाँ पर एक 50 जो है वो छोटे किसान भी रहते हैं। ठीक है, वहाँ पर 50 छोटे किसान भी रहते हैं। जो रामू है ये काफ़ी बड़ा किसान है, इसके पास जो है वो 1 एकड़ भूमि है। ठीक है, 1 एकड़ भूमि है। ये खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं, यानी कि जो खाने की चीज़ें होती हैं उसका उत्पादन करता है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हमें ये पता करना है कि जो ये छोटे किसान हैं इसकी तुलना करनी है हमें रामू के साथ कि इनकी आर्थिक स्थिति जो है वो रामू के अकॉर्डिंग कैसी है। ठीक है, तो आप क्या क्या चीज़ें पता करना चाहेंगे, आपको क्या क्या चीज़ें पता करनी पड़ेंगी इसमें तुलना करने के लिए। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो रामू की भूमि है वो इनकी औसत से अधिक है या नहीं। ठीक है, इनकी औसत से अधिक है या नहीं, तो इनकी औसत निकालने के लिए ये पता करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 50 छोटे किसान हैं इनकी औसत निकालनी पड़ेगी। ठीक है, औसत निकालनी पड़ेगी जिसे कि हम क्या कहते हैं, माध्य। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको पता करना पड़ेगा कि जो रामू है क्या उसकी जो भूमि है वो इन छोटे किसानों के आधे किसानों से भी अधिक है या नहीं, है ना। तो आधे किसानों से अधिक है या नहीं, इसके लिए भी आपको केंद्रीय प्रवृत्ति की ही ज़रूरत है, क्योंकि केंद्र जो आधा आता है, जो मिड आता है वो कहाँ पर आता है, वो केंद्र में आता है ना। तो केंद्र में आने के लिए यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, माध्यिका निकालनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट जब आपको पता लगाना पड़ेगा कि जो रामू की जोत है, यानी कि जो रामू की भूमि है क्या वो अधिकतर किसानों से अधिक है या नहीं, यानी कि इसके अंदर जो थोड़े बड़े किसान हैं जिनके पास ज़्यादा भूमि है क्या उनसे भी अधिक है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको बहुलक यानी कि मोड निकालना पड़ेगा, यानी कि जो सबसे ज़्यादा भूमि वाले किसान हैं वो पता लगाने पड़ेंगे, है ना। तो उसे हम बोलते हैं बहुलक या फिर मोड। ठीक है, तो ये सभी हमारे केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन कहलाते हैं। ठीक है, तो जो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन है, सबसे पहले तो ये हमारे किसी आंकड़े को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं, यानी कि उसको शॉर्ट में बताते हैं कि जो हमारा डाटा है वो इसी के आसपास है, राइट। उसके बाद ये बताते हैं कि जब हमें किसी की मध्य तुलना करनी होती है, किसी से तुलना करनी होती है, तब भी हमारे जो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन है ये हमारे यूज़फुल होते हैं। साथ ही साथ हमें जब आगे कैलकुलेशंस करनी होती है तो वहाँ पर भी ये यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये तो था इसका बेसिक, यानी कि इसकी संकल्पना कि ये हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है और ये क्या होते हैं। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। चलिए,
तो सबसे पहले देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है। तो देखिए आंकड़ों में एक केंद्रीय प्रवृत्ति एक संभावना वितरण के लिए केंद्रीय या विशिष्ट मूल्य है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि एक संभावना वितरण यानी कि कोई आंकड़ा, कोई डाटा, ठीक है, जो कि कलेक्ट किया गया है, कोई जनसंख्या से रिलेटेड कुछ भी डाटा हो सकता है ये, ठीक है, उसके लिए एक केंद्रीय या विशिष्ट मूल्य है। ठीक है, उसके केंद्र का या विशिष्ट मूल्य इसको कहेंगे। इसे वितरण का केंद्र या स्थान भी कहा जा सकता है। बोलचाल की भाषा में केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों को अक्सर औसत कहा जाता है। ठीक है, अगर कोई नॉर्मली कहता है तो हम इसे औसत भी कह सकते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों को हम औसत भी कह सकते हैं। उसके बाद देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन को केंद्रीय प्रवृत्ति का इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमें बताते हैं कि आंकड़ों के केंद्र यानी मध्य में क्या स्थित है। ओके, तो इसे हम केंद्रीय प्रवृत्ति का सिर्फ इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें आंकड़ों के मध्य के बारे में बताता है, आंकड़ों के केंद्र के बारे में बताता है कि उनके मध्य में क्या स्थित है। ओके, केंद्रीय प्रवृत्ति के उपाय सबसे बुनियादी और उपयोगी सांख्यिकी कार्यों में से कुछ हैं। वे एकल विशिष्ट मूल्य द्वारा एक नमूना या जनसंख्या को संक्षेप में प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के जो उपाय होते हैं वो एक बहुत ही उपयोगी कार्य करते हैं, वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। वो हमें क्या बताते हैं, वो अभी मैंने आपको बताया था कि वो जनसंख्या को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। साथ ही साथ आगे अगर हमें कोई कैलकुलेशंस और भी करनी है, जैसे कि इसके बाद क्या होता है मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह हो गया, है ना, तो जब हमें वो भी निकालने होते तो वहाँ पर भी हमारे केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की आवश्यकता हमको पड़ती है। ओके, उसके बाद देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति की आदर्श की माप की विशेषताएं, यानी कि जो एक केंद्रीय प्रवृत्ति है उसको आदर्श हो, वो आइडियल हो, वो होने के लिए उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी आवश्यक हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए गणना एवं निर्वचन करने में सरलता हो। तो सबसे पहला ये ज़रूरी है कि जो हमारी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है उसकी गणना और निर्वचन करने में वो सरल होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है सभी अवलोकनों पर आधारित हो ताकि पूरे समूह के लक्षणों को संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत हो सके। ठीक है, तो जो ये हमारी केंद्रीय प्रवृत्ति होती है ये सभी अवलोकनों पर आधारित होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए जितना भी हमारा डाटा दिया हुआ है जैसे 20, 25, 30, 35, तो ये सभी अवलोकनों पर आधारित होने चाहिए। उसमें से कुछ अवलोकन जो है उनको छोड़ना नहीं चाहिए, ये सबके ऊपर आधारित होने चाहिए ताकि जो हमारा पूरा समंक है उसके लक्षणों को संक्षिप्त में प्रस्तुत ये कर सके। ओके, कुछ अवलोकनों से अधिक प्रभावित ना हो। तो वही चीज़ है कि कुछ अवलोकनों से अधिक प्रभावित नहीं होनी चाहिए, ये सबके ऊपर आधारित होनी चाहिए। आगे बीजगणितीय विधि अपनाने के योग्य हो। ठीक है, तो जैसे मैंने कि बताया था कि आगे मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होते हैं वहाँ पर भी इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो उसको अपनाने के योग्य हो, यानी कि जब हमें वो कैलकुलेट करना है तो वहाँ पर भी ये यूज़फुल हो। नेक्स्ट है स्पष्ट रूप से परिभाषित करने योग्य हो ताकि समग्र की वास्तविक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व कर सके। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से परिभाषित करने योग्य हो मतलब इसको स्पष्ट रूप से बताया जा सके कि ये किस तरीके से निकाला गया है या फिर किस तरीके से इसका मीनिंग है, क्या मीनिंग है, इस तरीके से इसके बारे में बताया जाना चाहिए, डिफाइन किया जा सके इसको। और ये समग्र की वास्तविक विशेषता यानी कि जो उसकी रियलिटी है, जो उसको ट्रू जो चीज़ है बिल्कुल सही उसके बारे में बताए ताकि हम उसको सही मान सकें कि ये जो हमारा पूरा डाटा है उसका सही प्रतिनिधित्व कर रही है, यानी उसके बारे में सही बता रही है। ओके, तो ये सभी जो है उसके अंदर विशेषताएं होनी बहुत ज़रूरी है। चलिए उसके बाद हम देखेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की मापन की विधियाँ यानी कि मेथड्स जो हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए जो सेंट्रल टेंडेंसी है यानी कि जो हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति है उसका जो मेन होते हैं हमारे मेथड्स वो होते हैं हमारे मीन, मीडियन और मोड, यानी कि इसे हम हिंदी में कहते हैं माध्य, और मीडियन को माध्यिका और मोड को हम कहते हैं बहुलक। ठीक है, तो जो हमारा मीन होता है ये हमारा कई टाइप्स का होता है। अरिथमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन यानी कि ज्यामितीय माध्य, और हार्मोनिक मीन यानी कि हरात्मक माध्य। ओके, तो आज की क्लास में हम सिर्फ मीन के बारे में ही पढ़ेंगे और मीन भी सिर्फ हम समांतर माध्य पढ़ेंगे, जो बाकी की जो चीज़ें हैं उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम मीन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए
अंकगणितीय माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति की गणना की सबसे सरल और अक्सर उपयोग की जाने वाली तकनीक है। इसे साधारण भाषा में औसत भी कहा जाता है। इसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा नित्य प्रति प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अंकगणितीय माध्य जो है यानी कि अरिथमेटिक मीन, ये सबसे ईजी होता है और इसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम डेली लाइफ में भी इसे बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है, आप डेली लाइफ में इसको कैसे यूज़ करते हो, ये जो होती है ना हमारी मीन, अरिथमेटिक मीन जो होता है, ये एक एवरेज होता है। ठीक है, तो एवरेज को आप अपने डेली बेसिस पे भी यूज़ करते हो। लाइक जब आप मार्केट जाते हो, ठीक है, तो आप मार्केट जाते हो तो आप देखते हो कि आपको मार्केट में कितने पैसे लेके जाने, तो आप क्या करते हो, आपको जितने प्रोडक्ट्स लेने होते हैं वहाँ पर आप उसका एवरेज निकालते हो कि लगभग इतने पैसे का वो आएगा, है ना। तो उस हिसाब से आप मार्केट में पैसे ले जाते हो। तो इसी तरीके से आप डेली लाइफ में भी इसको यूज़ करते हो। ठीक है, इसे साधारण भाषा में हम औसत यानी कि एवरेज बोलते हैं। तो जो हमारे माध्य होते हैं वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। तो पीछे हमारा एक अभी रह गया था। ठीक है, तो जो माध्य होते हैं वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं, अंकगणितीय या समांतर माध्य। ठीक है, तो इसको आप अरिथमेटिक जो मीन होता है हमारा, उसे आप अंकगणितीय भी बोल सकते हो और समांतर माध्य भी बोल सकते हो। नेक्स्ट होता है हमारा भारित समांतर माध्य, थर्ड ज्यामितीय माध्य और फोर्थ होता है हमारा हरात्मक माध्य। ठीक है, माध्य का जो सांकेतिक रूप होता है वो x बार होता है। ठीक है, x बार, इस तरीके से हम माध्य को लिखते हैं। इसका मीनिंग जो होता है वो होता है मीन या फिर माध्य। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे समांतर माध्य। किसी श्रेणी के सभी मूल्यों के योग को उन पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त राशि को समांतर माध्य अथवा समांतर औसत कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए समांतर माध्य हमारा किस तरीके से निकलता है कि कोई भी जो श्रेणी होती है उसके जितने भी मूल्य होते हैं उनके योग। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक क्लास है, उसके क्लास के बच्चों का वेट दिया हुआ है, यहाँ पर वेट है 20 किसी का, ठीक है, किसी का 22 है, किसी का 24 है। तो आप इसकी एवरेज कैसे निकालोगे, यानी कि मीन कैसे निकालोगे, मीन निकालोगे कि इनका जो टोटल, इनका जो सम है उनको ऊपर रखोगे, यानी कि सम ऑफ टोटल नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले इनका सम करोगे, वहाँ पर रखोगे, उसके बाद जो पदों की संख्या है यानी कि ये नंबर्स, ठीक है, नंबर्स को आप नीचे रखोगे यानी कि 3 हो जाएगा नीचे। ठीक है, इनको आप प्लस करोगे तो कितना आएगा 66। ओके, 66 आएगा आप जब इनको प्लस करोगे, और अपॉन में आएगा 3। तो फिर आप इनको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 2 6 और 3 2 6। ठीक है, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 22, यानी कि आपका मीन क्या निकला, x बार निकला आपका 22। तो इस तरीके से जो है वो हमारा मीन निकाला जाता है। तो इसको निकालने की भी हमारी 3 विधियाँ होती हैं। तो जो हमारा समांतर माध्य निकाला जाता है वो भी हमारा 3 विधियों द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रत्यक्ष विधि के बारे में पढ़ेंगे कि प्रत्यक्ष विधि जो है उसमें कैसे समांतर माध्य जो है वो हमारा निकाला जाता है। तो सबसे पहले आप प्रत्यक्ष विधि पे आ जाइए। तो प्रत्यक्ष विधि का भी मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया पीछे, वैसे तो फिर भी आपको मैं दोबारा बता दूंगी। तो देखिए जो हमारी प्रत्यक्ष विधि होती है, सबसे पहले मैं आपको इसमें थोड़ा सा डाटा के बारे में बताऊंगी। तो देखिए जो हमारा आंकड़ा होता है ना, जो हमारा डाटा होता है, ये भी हमारा कई प्रकार का होता है। जैसे कि जो हमारे आंकड़े होते हैं, सबसे पहले तो वो होते हैं हमारे अवर्गीकृत आंकड़े। ठीक है, अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं, और दूसरे होते हैं हमारे वर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत आंकड़े यानी कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक क्लास में किसी बच्चे का वेट दे दिया, ठीक है, 20, 22, 24, इस तरीके से, ये हमारे अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़े उन्हें हमने किसी कैटेगरी में रख दिया। ठीक है, जैसे कि जिनका 23 वेट है वो कितने बच्चे हैं, वो 3 बच्चे ऐसे हैं जिनका 23 वेट है। ठीक है, इस तरीके से हमने उसको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि 24 जिनका वेट है वो 2 बच्चे हैं। इस तरीके से जब हमने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया तो वो होते हैं हमारे वर्गीकृत आंकड़े। तो जो हमारे वर्गीकृत आंकड़े होते हैं ना, वो भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। तो उनके बारे में अभी हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो हमारा अवर्गीकृत आंकड़ा होता है, ठीक है, उसमें हम प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि एक श्रमिक है,
उसकी हमारी 3 दिन की मजदूरी दी गई है 20, 22, 25 और 29। ठीक है, 3 दिन की मजदूरी दी गई है। अब हमें क्या निकालना है, हमें माध्य निकालना है प्रत्यक्ष विधि द्वारा। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि का जो सिंपल फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, अवर्गीकृत आंकड़े में प्रत्यक्ष विधि का हमारा फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स क्या है, सिग्मा एक्स है हमारा इनका सम। ठीक है, जितने भी हमारे टोटल नंबर्स हैं इनका सम, इनका जोड़ जो है वो हमारा सिग्मा एक्स होता है, और एन यानी कि ये कितने नंबर्स हैं। ओके, तो इनको हम प्लस कर लेंगे, इनको जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 76। ओके, और नंबर्स कितने हैं, ये 3, तो हम इनको इससे सॉल्व कर देंगे, हमारा मीन निकल आएगा 25.33। आप इसको सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, हमारा मीन आएगा 25.33। ओके, तो ये थे हमारे अवर्गीकृत आंकड़े। ओके, अब हम पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़े। तो देखिए, वर्गीकृत आंकड़े मैंने आपको भी बताया था, वर्गीकृत आंकड़े जो होते हैं वो भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, असतत आंकड़े और सतत आंकड़े। असतत आंकड़े मैंने भी आपको बताया था, जैसे हमने डिवाइड कर दिया, मान लीजिए किसी को कि 22 जिनका वेट है वो 5 बच्चे हैं, 23 जिनका वेट है वो 2 बच्चे हैं, इस तरीके से। ठीक है, और सतत आंकड़े क्या होते हैं, जब हम उनको क्लास इंटरवल में रख लें, यानी कि उनका जो मान है वो उसके अंदर कहीं भी हो सकता है, जैसे कि 20 से 25 तक के जो वेट वाले बच्चे हैं वो हमारे 5 हैं। ठीक है, यानी इनके बीच में जो है उनका कुछ भी वेट हो सकता है, 21 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, हमें एग्जैक्ट पता नहीं, हमने उन्हें क्लास इंटरवल में रख लिया। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे सतत आंकड़े। ओके, तो सबसे पहले असतत आंकड़े के अंदर हम कैसे निकालते हैं प्रत्यक्ष विधि द्वारा। तो देखिए, मान लीजिए एक श्रमिक है, उसकी 5 दिनों की मजदूरी दी गई है। ठीक है, 5 दिनों की मजदूरी उसकी दी गई है। क्या दी गई है, सबसे पहले 5 दिनों की वेजेस दिए गए हैं, तो 23, 24 और 25 ये है हमारे वेजेस की। 23 रुपीज़ मिले एक दिन उसको, 24 मिले और 25, तो कितने दिन उसे मिले, 23 उसे एक दिन मिले, 24 भी उसे एक दिन मिले, और 25 जो मिले वो उसे 3 दिन मिले। ठीक है, इस तरीके से हमारी 5 दिन की मजदूरी दी गई है। अब हमें क्या निकालना है, हमें मीन निकालना है। ओके, हमें माध्य निकालना है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में जो हमारे जो हमारे डेज है, ये हमारे इसको कहा जाएगा एक्स। ठीक है, 23, 24, 25 इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। और फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी 1, 1, 3। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एन क्या होगा यहाँ पर हमारा, एन जो होगी वो फ्रीक्वेंसी का टोटल, क्योंकि टोटल मजदूरी कितने दिन की दी गई है, 5 दिनों की दी गई ना, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमारी यहाँ पर अपोन में आती है, तो ये हमारी 5 हो गई। ठीक है, यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स हम निकाल लेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। सबसे पहले हम इसके लिए एफ एक्स निकालेंगे। ठीक है, एफ एक्स निकालेंगे, एफ एक्स आ जाएगा हमारा 23, 24 और 75। ठीक है, फिर इनको हम टोटल कर लेंगे, टोटल करेंगे जब हमारा आएगा सिग्मा एफ एक्स 122। ये देखिए, सिग्मा एफ एक्स हमारा जब हम टोटल कर लेंगे तो हमारा सिग्मा एफ एक्स आएगा 122 अपॉन एन। एन कितना आया था हमारा, एन था हमारा 5। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 24.4। तो इस तरीके से हम प्रत्यक्ष विधि में असतत आंकड़ों में मीन निकालते हैं। ठीक है, अब बारी है सतत आंकड़ों की। तो देखिए, सतत आंकड़े, यहाँ पर हमें कुछ क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं, जैसे 15 से 20 और 20 से 25। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे नंबर ऑफ लेबर्स दिए गए हैं 2, 3, तो ये कह रहे हैं कि जो 15 से 20 जिनका डेली वेज है, ऐसे हमारे 2 लेबर हैं। ठीक है, और 20 से 25 जिनका डेली वेज है, ऐसे हमारे 23 लेबर्स हैं। ठीक है, 3 नहीं है, सॉरी, वो 23 है। ठीक है, तो टोटल जो हमारे 25 लेबर्स हुए उनका हमें मीन निकालना है इसके साथ। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस केस में सबसे पहले हम अपने क्लास इंटरवल्स को लिख लेते हैं, जैसे कि 15 से 20 और 20 से 25 यहाँ पर हमारे क्लास इंटरवल दिए गए हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं।
ठीक है, मिड पॉइंट, क्योंकि हमें यहाँ पे एग्जैक्ट तो पता नहीं है कि कितना है, वो कहीं पे भी हो सकता है ना। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इनका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो मिड पॉइंट इनका क्या आएगा 17.5, ठीक है, और इसका आएगा 22.5, ठीक है। अगर किसी को मिड पॉइंट, वैसे तो सभी जानते होंगे मिड पॉइंट निकालना, लेकिन अगर फिर भी किसी को मिड पॉइंट नहीं निकालना आता तो आप क्या करेंगे, जो इसकी अपर लेवल और लोअर, अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू होती है उनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 15 और 20 को जब प्लस करके आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 17.5 ही आएगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमने इनका मिड पॉइंट निकाल लिया, उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी 2 और 23, सॉरी 23 यहाँ पे, ओके। फिर हम निकाल लेंगे FM, जैसे हमने असतत में fx निकाला था उसी तरीके से यहाँ पर हम FM निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 35, ठीक है, और ये आएगा हमारा 517.5। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आएगा 517.5, ठीक है। फिर आप इनको टोटल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 25, और ये हमारा FM आएगा 552.5। ओके, तो यहाँ पर हमारा मीन का फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा FM अपॉन n, ठीक है। तो सिग्मा FM कितना आया हमारे यहाँ पर 552.5, ओके। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी कि n कितना है हमारे यहाँ पे 25, ओके। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 22.1, ओके। तो यहाँ पे x बार कितना आया 22.1, ओके। तो ये थी हमारी प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड। तो ये थी हमारी छोटी छोटी कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है। तो जो हमारी प्रत्यक्ष विधि होती है ये हमारी छोटी छोटी कैलकुलेशंस के लिए तो ठीक है, पर अगर जब आपको बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करनी है यहाँ पे, यानी कि जहाँ पर आपके लिए डाटा टफ है, काफ़ी बड़ा बड़ा अमाउंट है, तो वहाँ पे आप जब प्रत्यक्ष विधि को यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि के द्वारा हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने हमारे लिए ईजी नहीं होगा, है ना। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है, उसको ईजी बनाना, वो ईजी होनी चाहिए हमारे लिए, ठीक है। तो जब हमारे पास बड़े कैलकुलेशंस होते हैं, यानी कि बड़ा डाटा होता है हमारे पास, बड़े बड़े अमाउंट होते हैं हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, हम प्रत्यक्ष विधि का यूज़ वहाँ पर नहीं करते। उसकी जगह पे हम उसके बाद जो वाले जो मेथड्स हैं, जो हमारे एज्यूम्ड मीन मेथड है, यानी कि कल्पित माध्य विधि है, पद विचलन विधि है, उनका यूज़ हम करते हैं, ठीक है। तो अब हम उसके बारे में देखेंगे कि जो हमारी कल्पित माध्य विधि है उसका हम यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, कल्पित माध्य विधि में हम अवर्गीकृत आंकड़े निकालेंगे। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, भी मैंने पीछे एग्जांपल जो दिया था सेम हम वही एग्जांपल यहाँ पर यूज़ करेंगे। एक श्रमिक है जिसकी 3 दिनों की मजदूरी हमें कितनी दी गई थी 22, 25 और 29, ठीक है। तो हम यहाँ पर कल्पित माध्य विधि कैसे निकालते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये हमारे पास छोटा अमाउंट है लेकिन हम क्या करते हैं, बड़े अमाउंट के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम कल्पित माध्य विधि है ये, ठीक है। हम क्या करते हैं, माध्य की कल्पना करते हैं कि यही हमारा माध्य है। हमने इनमें से किसी को एक को सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये हमारा माध्य है, हमने इसको सिलेक्ट कर लीजिए, मान लें कि ये हमारा माध्य है यहाँ पे, ओके। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, 22, 25, 29 ये हमारा x है, ओके। तो हम इसका क्या करेंगे, इसको हम कल्पित माध्य मान लेंगे। इसमें से हमने 25 को हमने कल्पित माध्य मान लिया, ओके। एज्यूम्ड मीन इसको हम a कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। d कैसा निकालता है हमारा x माइनस a, x में से हम a को माइनस कर देंगे, यानी कि सबसे पहले आएगा 22 माइनस 25, तो हमारा कितना आएगा -3, फिर 25 माइनस 25 0, फिर 29 माइनस 25 4, फिर हम क्या निकाल लेंगे, सिग्मा d हमारा निकलेगा, तो हम हमारा आ जाएगा यहाँ पर 1, ओके। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d अपॉन n, ठीक है। तो a हमारा कितना था, a था हमारा 25 प्लस सिग्मा d कितना आया हमारा 1 अपॉन में n कितनी है हमारी 3, ओके। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 25.33 आंसर, ओके। ये था कल्पित माध्य विधि द्वारा हमारा अवर्गीकृत आंकड़े। अब बारी है वर्गीकृत आंकड़ों की। तो देखिए
सबसे पहले वर्गीकृत आंकड़ों के अंदर हमारे असतत आवृत्ति हम निकालेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये हमारी असतत आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये डाटा दिया गया है, x दिया हुआ है और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, f दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमने एज्यूम कर लिया मीन को, ठीक है। एज्यूम कर लिया कि हमारा जो मीन है वो 55 है, ठीक है। उसको कल्पित माध्य निकाल लिया अपना। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी निकालेंगे। डी मैंने आपको बताया था क्या होता है, x माइनस ए होता है, ओके। तो जब हम इसको निकालेंगे x माइनस ए यानी कि 25 माइनस 55 कितना निकलेगा हमारा, हमारा होगा -30, ठीक है। उसके बाद ये हमारा आ जाएगा -20 -10 0 10 20 30, ओके। इस तरीके से हमारा डी निकल गया। उसके बाद हम निकालेंगे एफ डी, ठीक है। एफ डी निकालेंगे, एफ डी हो गया हमारा -90 -100 -40 0 80 200 और 270, ठीक है। ये एफ डी निकल गया हमारा। उसके बाद हम इनका टोटल निकाल लेंगे। फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आएगी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको टोटल करेंगे जब हमारी आएगी ये 45, ठीक है। और डी को आप जब टोटल करेंगे तो डी आएगा हमारा 0, सिग्मा डी आएगा हमारा 0। और सिग्मा एफ डी जब आप टोटल करेंगे तो सिग्मा एफ डी का आपका टोटल आएगा 320, ठीक है। सिग्मा एफ डी आएगा हमारा 320, ओके। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या है मीन का, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन n, ठीक है। तो a क्या है हमारा, एज्यूम्ड मीन यानी कि 55, और सिग्मा एफ डी हमारा कितना आया था 320, और n क्या है हमारा यहाँ पर, n है हमारा ये फ्रीक्वेंसी का टोटल यानी कि 45, ओके। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 62.11 आंसर, ओके। तो ये थी हमारी असतत आंकड़े। अब हम सतत आंकड़ों के बारे में देखेंगे। तो देखिए सतत आंकड़ों में हम कैसे मीन निकालते हैं। यहाँ पर हमारा क्लास इंटरवल दिया गया है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। हमें क्लास इंटरवल दिया, फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना। तो हमें सबसे पहले इसका मिड पॉइंट निकालना है यानी कि m निकालना है। तो मिड पॉइंट हमारा कितना आएगा 42.5, ओके, 47.5 52.5 57.5 एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा 62.5, ओके। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें डी निकालना है। डी कैसे निकालेंगे, हम इसमें से हम एज्यूम कर लेंगे मीन को। एज्यूम यहाँ पर हमने मीन किया 52.5 को हमने एज्यूम कर लिया। डी क्या है हमारा, x माइनस करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा -10 -5 0 5 और 10, ओके। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे एफ एम यानी कि फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय डी, सिग्मा एफ डी निकालेंगे यहाँ पे हमने, क्योंकि हमने यहाँ पे एज्यूम किया है एज्यूम मीन को। तो हम एफ डी निकालेंगे यहाँ पे, ओके। 6 मल्टीप्लाई बाय -10 तो हमारे -60, ठीक है। 18 5 -90, ओके, 0 15 और 10। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, एफ डी निकाल लिया, ओके। उसके बाद यहाँ पर हमारा कितना आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा फॉर्मूला है हमारा x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन n, ये फॉर्मूला था हमारा। तो एज्यूम क्या किया था हमने मीन को 52.5 प्लस यहाँ पे हम जब एफ डी को टोटल करेंगे तो हमारा आएगा -125, ओके। और फ्रीक्वेंसी कितनी थी हमारी 40। जब आप इस फ्रीक्वेंसी को टोटल करोगे तो हमारा आएगा 40, ठीक है। तो देखिए x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन n, ठीक है। तो a हमारा हमने एज्यूम किया था 52.5 प्लस सिग्मा एफ डी हमारा आया -125, ओके। फ्रीक्वेंसी कितनी हमारी 40। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 49.375। तो आपका जो ये मीन निकला है यहाँ पे सतत आंकड़ों में वो निकला हमारा 49.375, ओके। ये है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। अब हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे पद विचलन विधि यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड, ओके। हम पद विचलन विधि यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड को सीखेंगे। तो देखिए स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर जैसे कि हमने
एज्यूम्ड मीन मेथड में किया था, कल्पित माध्य विधि में, कि हम माध्य की कल्पना करते हैं एक बार पहले, ठीक है, कि हमारा ये माध्य है, एज्यूम करते हैं मीन को। उसी तरीके से पद विचलन विधि निकालने के लिए भी हमें सबसे पहले मीन को एज्यूम करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अवर्गीकृत आंकड़ों में पद विचलन विधि को निकालना सीखेंगे कि कैसे पद विचलन विधि द्वारा अवर्गीकृत आंकड़ों में माध्य निकाला जाता है, ठीक है। तो देखिए, एक श्रमिक की 3 दिनों की मजदूरी दी गई है 25, 30 और 35, ठीक है। ये 3 दिनों की देखिए मजदूरी दी गई है यहाँ पे, हमें पद विचलन विधि द्वारा माध्य निकालना है, ठीक है। तो देखिए, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं मीन को, कि मीन जो है हमारा 30 है, ठीक है, 30 है। तो हमें अब क्या करना है, हमें निकालना है डी, ठीक है। तो हम डी कैसे निकालेंगे, हम डी निकालेंगे, हम कल्पित माध्य विधि जो थी उसके अंदर हम क्या करते थे, x माइनस ए करते थे, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x माइनस ए, और डिवाइड करेंगे एक ऐसे नंबर से जिससे हमारी सभी संख्याएं जो है वो डिवाइड हो जाए। एक ऐसे नंबर से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम पद विचलन विधि या कल्पित माध्य विधि इसलिए यूज करते हैं ताकि जो हमारे बड़े बड़े अमाउंट है वो छोटे हो जाए, है ना। तो बड़े अमाउंट्स को छोटा करने के लिए ही हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे देखिए 5 से जो है वो हमारे सारे नंबर्स डिवाइड हो जाते हैं, तो हम यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, 25 माइनस 30 अपॉन में 5, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा आ जाएगा -1, ओके। उसके बाद आता है हमारा 0 और फिर 1। तो जब हम डी को सिग्मा डी निकालते हैं यहाँ पे, तो हमारा कितना आता है, 0 आता है, ओके। तो देखिए, पद विचलन विधि का फॉर्मूला क्या है अवर्गीकृत आंकड़ों के अंदर, वो है हमारा x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन इंटू आई। तो देखिए, यहाँ पर a आपका एज्यूम मीन है, जो आपने एज्यूम किया था मीन को, ठीक है, और सिग्मा डी जो हमारा ये टोटल आया है, और n कितना है हमारा 1 2 3, ओके। वर्गीकृत आंकड़ों में हमारा n है 3। उसके बाद i क्या चीज़ है, i है हमारा जो हमने डिवाइड किया था जिस नंबर से, ओके, ये 5, जिस नंबर से हमने इन सभी डिजिट्स को डिवाइड किया था वो नंबर हमारे यहाँ पे i होता है, ओके। तो यहाँ पर हमारा जाएगा 5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, अब जब यहाँ पर 0 है तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और ये भी 0 ही हो जाएगा क्योंकि ऊपर 0 है, ओके। तो हमारा जो x बार आएगा वो आएगा हमारा 30, ओके। तो ये थे हमारे अवर्गीकृत आंकड़े। अब हम वर्गीकृत आंकड़ों में स्टेप डेविएशन मेथड को देख लेते हैं। तो हमने जो एज्यूम मीन मेथड में हमने जो एग्जांपल्स लिए थे वही एग्जांपल्स हम यहाँ पर भी लेने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम असतत आंकड़ों के अंदर हम स्टेप डेविएशन मेथड द्वारा मीन निकालें। तो देखिए, यहाँ पर हम मीन कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें यहाँ पे ये x दिया हुआ है, ठीक है, x दिया हुआ है और f यानी कि फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई। तो हमने मीन को एज्यूम कर लिया। मीन को हमने क्या एज्यूम किया है, मीन को हमने 55 यहाँ पर एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, अब हमें d निकालना है, ठीक है। तो d हम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था x माइनस ए, और ऐसा कोई नंबर जिससे ये सभी जो नंबर हैं वो डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो हम सभी नंबर किससे डिवाइड हो जाएंगे, 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो हम सभी को यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। x माइनस ए डिवाइडेड बाई 5। तो अब हम अपना d निकाल लेते हैं। तो हमारा d आएगा -6, ओके, -4, -2, 0, 2, 4 और 6, ओके। ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा d निकल गया। अब हम निकालेंगे fd यानी कि f मल्टीप्लाई बाय d। तो fd हम क्या जब हम निकालेंगे तो हमारा आएगा 3 6 18 5 20 एंड फिर 4 2 8 0 16 40 एंड 54, ओके। तो आप इसको देख लीजिए, करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा fd आ गया। फिर हम सिग्मा fd निकाल लेंगे, यानी कि इनका टोटल कर लेंगे, ठीक है। तो जब आप इसका टोटल करेंगे तो इसका आपका आएगा सिग्मा fd इज इक्वल टू, सिग्मा fd आएगा हमारा माइनस सिग्मा fd आएगा हमारा 64, ठीक है। तो जो इसका फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है हमारा x बार इज इक्वल टू a प्लस, ये देखिए फॉर्मूला होता है हमारा x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fd अपॉन n इंटू आई, ठीक है।
तो सेम वही ए फॉर एज्यूम मीन, जो हमने मीन को एज्यूम किया था। सिग्मा एफ डी कितना आया था हमारा 64। ओके, एन क्या है हमारा यहाँ पे, एन है हमारा इन फ्रीक्वेंसी का टोटल जो कि हमारा 45 है। ओके, और आई कितना है हमारा 5। हमने सभी नंबर्स को 5 से डिवाइड किया था ना। यस, तो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा कुछ ऐसे 55 प्लस 7.11 इज इक्वल टू 62.11 आपका मीन आ जाएगा। ओके, चलिए अब हम देखेंगे सतत आंकड़ों के अंदर हम स्टेप डेविएशन मेथड द्वारा मीन कैसे निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर सेम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम मिड पॉइंट्स निकाल लेंगे। ओके, मिड पॉइंट्स हम निकाल लेंगे। तो मिड पॉइंट्स जो आएंगे वो हमारे आएंगे 42.5, 47.5, ओके, 52.5, 57.5 एंड 62.5। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक मीन हमने एज्यूम कर लिया कि जो हमारा मीन है वो क्या है, वो है हमारा 52.5। अब हमें डी निकालना है। डी हमने कैसे निकाला था, x माइनस ए, और वहाँ पर हम देखते थे कि हम सभी हमारे जो सभी नंबर्स हैं वो कौन सी डिजिट से जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। जो क्लास इंटरवल होता है ना, क्लास इंटरवल में जो हमारा गैप है उसी से हम डिवाइड करते हैं। कितना होता है यहाँ पे 5 है ना, तो हम 5 से डिवाइड यहाँ पर कर देंगे। ओके, तो ये देखिए 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे हमारा जो डी निकलेगा वो निकलेगा -2, -1, 0, 1 और 2। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया, हमारा डी निकल गया। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, एफ डी। ठीक है, तो हम यहाँ पर एफ डी निकालेंगे। तो एफ डी आ जाएगा हमारा -12, -18, 0, 3, 2, 0, 3 एंड 2। ठीक है, एफ को मल्टीप्लाई आप डी से करेंगे तो आपका ये एफ डी आ जाएगा। फिर आप इसका टोटल निकाल लेंगे एफ डी का। सिग्मा एफ डी कितना आया आपका, सिग्मा एफ डी आएगा आपका -25। ठीक है, तो अब हम इसको फॉर्मूले पे पुट कर देते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो है वो है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू आई। ओके, तो सेम वही है। एज्यूम कितना किया था हमने मीन को 52.5। ओके, उसके बाद सिग्मा एफ डी कितना आया हमारा -25 अपॉन एन। एन क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी का टोटल आएगा। फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है वो है हमारा 40। ठीक है, और आई कितना था, हमने डिवाइड कितने नंबर से किया था, 5 से। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 49.375। ओके, तो ये आपका स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू मैंने आपको सभी तरीके के डाटा जो होते हैं, अवर्गीकृत डाटा या वर्गीकृत डाटा, सभी मैंने आपको मीन निकालना सिखा दिया है, वो भी सभी मेथड से। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।